गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेम के पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक क्रिया प्रसूत सिद्धांत, अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बीएफ स्किनर, यानी यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था, जो कि यूएसए के निवासी थे। इन्होंने अपना यह प्रयोग किस पे किया था? चूहा पे और कबूतर पे। दो एक्सपेरिमेंट किए थे, चूहे पे किया था, दूसरा कबूतर पे। चूहे पे 1938 में किया था और कबूतर पे 1943 में किया था। अब आइए देखते हैं इन्होंने इस सिद्धांत में क्या बताया है। स्किनर ने बताया है कि जो मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी मनुष्य के व्यवहार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो व्यवहार? पहला है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो आइए जानते हैं प्रतिक्रियात्मक व्यवहार क्या होता है। जैसा कि इसमें लिखा है, उत्तेजक की देन होता है। अर्थात क्या मतलब है? उत्तेजक या उद्दीपक, जैसा कि हमने अधिगम के सिद्धांत में पहले पढ़ा है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, जिसमें आपने जाना है कि उद्दीपक क्या होता है। वही है यहाँ, उत्तेजक या उद्दीपक एक ही बात है दोनों। तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार में क्या होता है कि यह व्यवहार उत्तेजक या उद्दीपक की देन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी आंखों पर अचानक से तेज रोशनी पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? आंखें बंद कर लेते हैं। एक दूसरा समझ लीजिए, जैसे चोट लग जाए, जैसे हमारे हाथ में चोट लग जाए तो हम एकदम से उस हाथ को अपना सिकोड़ लेते हैं। ये क्या है? ऐसा व्यवहार हम क्यों करते हैं? ऐसा व्यवहार जो उत्तेजक या उद्दीपक की देन होता है, अर्थात जो व्यवहार हम उत्तेजक या उद्दीपक की वजह से करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। दूसरा देखते हैं क्रिया प्रसूत व्यवहार। ये क्या है? स्वेच्छा पर आधारित होता है। क्या होता है इसमें? स्वेच्छा पर आधारित होता है। अर्थात जो हमारी स्वेच्छा पर आधारित होता है, जो व्यवहार हमारी स्वेच्छा या इच्छा पर आधारित होता है, अर्थात हम कर भी सकते हैं उसे, और अगर हमारा मन नहीं है तो हम नहीं भी कर सकते हैं। हमारी जैसी इच्छा होगी वैसा व्यवहार हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि किसी का फ़ोन आ रहा है, अगर हमारा मन है तो हम उठाएंगे और हमारा मन नहीं है तो हम फ़ोन नहीं उठाएंगे। ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे नैमित्तिक व्यवहार भी कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार स्वेच्छा पर आधारित नहीं होता है। किस पर होता है? उद्दीपक या उत्तेजक पर आधारित होता है। जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार किस पर आधारित होता है? हमारा स्वेच्छा या इच्छा पर आधारित होता है। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं। जैसा कि इस पे लिखा है, आप देख रहे हैं कि स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया। स्किनर ने क्या किया है? सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया है। अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स। स्किनर कहते हैं कि इस सिद्धांत में अनुक्रिया पर महत्व देते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आरएस थ्योरी भी कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, कोई छोटा बालक है, वह अच्छा काम करता है तो हम उसे टॉफ़ी दे देते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, ये लीजिए आपका इनाम। ये जो इनाम दे रहे हैं, टॉफ़ी, ये क्या है? ये हमारा उद्दीपक है। उद्दीपक को ही यहाँ पर पुनर्बलन कहा गया है। क्या कहा गया है? पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या करता है यहाँ पर? पुनर्बलन व्यक्ति को प्रेरित करने का कार्य करता है। जब व्यक्ति कोई कार्य करता है और उसे पुनर्बलन मिलता है तो वो इससे क्या होता है? वह व्यक्ति लगातार कार्य करता रहता है। इस पर क्या किया स्किनर ने? इसी अनुक्रिया पर प्रयोग किया है, पुनर्बलन पर। जैसा कि इन्होंने कहा है कि जो पहले हम लोगों ने पढ़े हैं सिद्धांत थॉर्नडाइक का और पावलोव का,
उसमें से थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि किसी को बंद कर दिया पिंजड़े में, उन्होंने बिल्ली को बंद किया था, तो उसके सामने जब उद्दीपक रखा, उन्होंने बताया था कि बिल्ली उद्दीपक को देखकर क्रिया करती है, जबकि स्किनर ने क्या कहा है कि जो जानवर होते हैं वो तो सहज क्रिया करते हैं, चाहे स्टिमुलस उपस्थित हो या ना हो, वो अनुक्रिया करते ही हैं। जब वह अनुक्रिया करेंगे उसके बदले उन्हें जब रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन मिलेगा तो वो उस क्रिया को बार बार करेंगे। इसके बदले हमें पुनर्बलन मिल रहा है, यानी पुनर्बलन के रूप में उद्दीपक मिल रहा है। इसी पर स्किनर ने अपने प्रयोग किए हैं। पहला प्रयोग किया है इन्होंने चूहे पर, दूसरा किया है कबूतर पर। चूहे पर प्रयोग इन्होंने क्या किया है, जैसा कि आपने इसके पहले सिद्धांत जो पढ़े हैं उनमें भी सेम वही बताया गया है। क्या बताया गया है कि इन्होंने एक बॉक्स लिया जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया। उस बॉक्स में एक भूखे चूहे को बंद किया। पहले के प्रयोग में थॉर्नडाइक और पावलोव ने भी भूखे कुत्ते और भूखे बिल्ली को प्रयोग में लिया था। इसी तरह इन्होंने भी भूखे चूहे को पिंजड़े में बंद कर दिया, जिसे क्या कहा गया, स्किनर बॉक्स कहा गया। इस बॉक्स में क्या था, एक लीवर लगा हुआ था और एक छिद्र था। इसकी प्रोसेस क्या थी कि जब लीवर दबता था तो छिद्र खुल जाता था और उससे खाना आ जाता था। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जब स्किनर ने चूहे को बंद कर दिया बॉक्स में तो चूहा इधर उधर दौड़ा, क्योंकि चूहा भूखा भी था, और पिंजड़े में बंद कर दिया गया, जिससे वह इधर उधर दौड़ा, भागा, उछल कूद की, जिसमें अचानक से उसका पैर लीवर पर पड़ गया, जिससे वह जो छिद्र था वह खुल गया और वहां से खाना आ गया, जो कि चूहे को मिल गया। अब क्या हुआ, यही प्रोसेस कई बार दोहराई गई। अब एक दिन ऐसा आया, ऐसी कंडीशन हुई कि चूहा वह प्रोसेस सीख गया, क्या, लीवर पर पैर रखना और खाना प्राप्त करना। अब जब भी चूहे को भूख लगती थी तो वह लीवर दबाता था और छिद्र से खाना आ जाता था, जो कि चूहा खा लेता था। अर्थात क्या इससे प्रूव हुआ कि चूहा जब प्रतिक्रिया करता है, अर्थात कार्य करने लगता है, और उसे सही समय पर पुनर्बलन मिल जाता है। जब उसने क्रिया की, क्रिया के फलस्वरूप उसे सही समय पर पुनर्बलन यानी उद्दीपक यानी भोजन मिल गया। तो क्या है ये, इससे चूहे को जो सीखने की प्रक्रिया है तीव्र होती है पुनर्बलन से। और इसमें स्किनर ने क्या बताया है, जो आपकी अनुक्रिया है वो पुनर्बलन से कंट्रोल होती है, क्योंकि चूहा अनुक्रिया कर रहा है उसे पुनर्बलन मिल रहा है, अर्थात अनुक्रिया जो है हमारी पुनर्बलन से कंट्रोल हो रही है। इसी प्रकार इन्होंने जो दूसरा प्रयोग है स्किनर ने वो कबूतर पर किया है। कब किया है, 1943 में। सेम यही प्रोसेस की है, जो उन्होंने चूहा पे की थी वही कबूतर पे की है। कबूतर को भी एक बॉक्स में बंद कर दिया और उसमें भूखे कबूतर को बंद किया, उसमें भी एक लीवर था और एक दाने आने के लिए छिद्र था। यही प्रोसेस जो चूहा ने की थी कि पिंजड़े में बंद होने के बाद इधर उधर कूदा, उछला, यही कबूतर ने भी की। वह फड़फड़ाया, इधर उधर दौड़ा और फिर उसका भी अचानक से पैर लीवर पर पड़ जाता है और उसे खाने के लिए दाने मिल जाते हैं छिद्र से। कई दिन तक यही प्रोसेस करता रहता है तो वो भी सीख जाता है एक दिन, और फिर बिना कोई गलती किए सीधे लीवर पर पैर रखता है और खाने के लिए दाने मिल जाते हैं। अर्थात वो जो प्रतिक्रिया करता है, अर्थात क्रिया करता है, उसके परिणाम स्वरूप उसे पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन के रूप में यहाँ उद्दीपक मिलता है। उद्दीपक यानी भोजन। क्या मिलता है पुनर्बलन के रूप में, भोजन मिलता है। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये तो आपने प्रयोग देख लिए कि इन्होंने किस पे क्या प्रयोग किए थे। इसीलिए स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया है कि आप अनुक्रिया करेंगे तो उसके बदले आपको पुनर्बलन मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि स्किनर ने अपने प्रयोग में सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया है। अब आइए हम जानते हैं इसके उपनाम कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। पहला है इसका उपनाम RS थ्योरी। RS थ्योरी यानी RS थ्योरी क्यों कहा गया है, क्योंकि दी रिस्पॉन्स यानी इन्होंने क्या किया है, अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर जोर दिया है, इसलिए इसको RS थ्योरी भी कहा जाता है। गलती हो गई इधर, RS थ्योरी, RS थ्योरी। इसके बाद दूसरा है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत।
नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसे कहा जाता है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत को ही। इसके बाद कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, और लास्ट में है हमारा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। एग्जाम में RS थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत काफी पूछा जाता है कि किस सिद्धांत को RS थ्योरी कहा जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कहा जाता है। अब आइए हम जानते हैं इसके गुण, क्वालिटी कि जो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है उसकी क्या उपयोगिता है। पहला है इसमें हमारा, पहला क्या है हमारा, बालक अनुक्रिया द्वारा सीखता है। अर्थात जो बालक होते हैं वो किसके द्वारा सीखते हैं? अनुक्रिया द्वारा। बालक जब कोई क्रिया करते हैं, अर्थात कोई भी कार्य करते हैं, किस प्रकार करते हैं? कोई क्रिया करेंगे, उसे करने के लिए मतलब अनुक्रिया करेंगे तो उसके द्वारा सीख जाएंगे। जैसे वो लिखना या पढ़ना सीखते हैं तो उसके लिए क्रिया करनी पड़ती है, तो बालक सीख जाते हैं। दूसरा है बालकों या छात्रों को तत्कालीन पुनर्बलन देना चाहिए। ये इसकी क्वालिटी है कि अगर छात्रों ने कोई क्रिया की, अनुक्रिया की, तो उसके बदले आपको पुनर्बलन देना चाहिए और तुरंत ही लेना चाहिए, तत्कालीन। ऐसा नहीं कि उन्होंने आज कार्य किया है और आप उसका पुनर्बलन उनको 4 दिन बाद दें, ऐसा नहीं होने चाहिए। अगर आप उन्हें तत्कालीन पुनर्बलन देंगे तो जो सीखने की तीव्रता है वो जल्दी होगी, अर्थात छात्र या बालक जल्दी जल्दी सीखेगा। इसके बाद है विद्यार्थियों के परिणाम शीघ्र घोषित करने चाहिए। जो विद्यार्थी होते हैं जब हम उनकी परीक्षा लेते हैं तो उसके परिणाम क्या करना चाहिए? शीघ्र घोषित करने चाहिए। इससे क्या होता है? विद्यार्थियों को उनकी अनुक्रिया के बदले तुरंत ही पुनर्बलन मिल जाता है। इसके बाद फोर्थ है भय को दूर किया जाता है। इस सिद्धांत की हेल्प से भय को दूर किया जाता है। मान लीजिए कोई छोटा बालक है, वो रात को कमरे से बाहर जाने में डरता है। आपने उससे कहा बेटा जाओ बाहर जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, उसके बदले मैं आपको चॉकलेट दूंगा, तो वो बच्चा कोशिश करके जाएगा चॉकलेट की वजह से। इससे क्या होगा कि वो अनुक्रिया करेगा, बाद में आप उसको उस अनुक्रिया के बदले पुनर्बलन के रूप में चॉकलेट देंगे। इससे क्या होगा? काफी हद तक भय को दूर किया जाता है। लास्ट है मानसिक समस्याओं को भी इस सिद्धांत के द्वारा दूर किया जा सकता है। मानसिक समस्याओं को, जैसे मानसिक समस्याएं हैं तो हम उसके बदले बालक को कहेंगे कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए। इससे क्या होगा? हम आपको इसके बदले पुनर्बलन देंगे, पुनर्बलन के रूप में जो उसको अच्छा लगेगा वो हम देंगे। इससे क्या होगा कि मानसिक समस्याओं को भी इस सिद्धांत के द्वारा दूर किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो स्किनर ने पुनर्बलन की बात कही है, इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पुनर्बलन की बात कही है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पुनर्बलन दे सकते हैं विद्यार्थियों को। जैसे पॉजिटिव पुनर्बलन में क्या कहा है कि किसी बच्चे को कुछ देना जिसका पाना उसे अच्छा लगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से क्या मतलब है? यहाँ पर स्किनर का इन्होंने क्या कहा है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी बच्चे को अच्छा लगे ऐसा होना चाहिए, अर्थात किसी वस्तु को बच्चे के पास से हटा लेना जिसका हटाना उसे अच्छा लगे, तो ये क्या होगा हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे पढ़ते समय शोर होना, तो शोर को हटा लेना बच्चे के पास से। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वहां पर टीवी चल रही है, जब टीवी चल रही है पास में तो बच्चे को डिस्टरबेंस होगा, तो आप क्या करें? आप टीवी को बंद कर दीजिए। टीवी का बंद होना यहाँ पे बच्चे को अच्छा लगेगा, ये हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।